हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे जाकर देख सकते हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने एंड में एक क्वेश्चन दिया था, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्थ। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, जूल है जो वर्क का यूनिट होता है। तो सबसे पहले उसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला था फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखिएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो जाएगा, एल। तो आ जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस टू एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है। अच्छा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। जैसे कि हम लोग को पता है 1 जूल इक्वल टू N2 नहीं पता, U2 अर्ग पता है, अर्ग्स में जाना है, N2 हमको फाइंड करना है। ठीक। अच्छा, सबसे पहले इसका यूनिट लिखेंगे। मास है माने केजी हो जाएगा, लेंथ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम है तो सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर मैं लिखूंगा एक एसआई सिस्टम, इधर सीजीएस सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे M1, यहाँ पर लिखेंगे M2, इधर लिखेंगे L1 T1, इधर लिखेगा L2 एंड T2। इधर यहाँ पर केजी है तो 1 केजी, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा 1 ग्राम, पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 सेकेंड। अब मुझे N2 चाहिए, बहुत प्यार से समझिएगा, N2 चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको, अच्छा यहाँ पर मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला दिया था N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 है तो A का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, B का पावर में L का पावर 2 में 2, और C का वैल्यू कितना देगा -2। A का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, B का वैल्यू हो जाएगा 2, और C का वैल्यू हो जाएगा -2। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को A और B C कैसे फाइंड करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए N2, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका N1 U1 बाय U2। अब मैंने बोला था U1 क्या होता है, M1 का पावर A, L1 का पावर B एंड T1 का पावर C, और U2 क्या हो जाता है M2 का पावर A, L2 का पावर B एंड T2 का पावर C। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ N2, N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू आपका 1 है, N1 है, U1 है, N2 पता नहीं, U2 U2 आपका इसमें हो जाएगा CGS वाला नंबर। ठीक है, तो N1 का वैल्यू 1 है, U1 के क्या लिखूंगा M1 A, L1 B, T1 C। अच्छा, तो लिखूंगा M2 A, L2 B, T2 C। अब इसको लिखूंगा, बेस पावर सेम है तो मान लीजिए A का पावर B है एंड B का पावर C का पावर B है, तो पावर सेम रहने से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A बाय C का पावर B लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ M1 बाय M2 का पावर A, L1 बाय L2 का पावर B, T1 बाय T2 का पावर C। अब M1 है कितना 1 kg, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 kg। अच्छा, गंदा हो गया, इसको ठीक कर लेता हूँ 1 kg। M2 है कितना 1 ग्राम। ठीक है, पावर A का वैल्यू कितना 1, L1 है कितना 1 मीटर, L2 है कितना 1 सेंटीमीटर, पावर कितना है 2, ये कितना है 1 सेकेंड, ये भी कितना है 1 सेकेंड, पावर कितना है -2। तो ये वाला करके 1 आ जाएगा। 1 kg इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम बाय ग्राम। ठीक है, अच्छा 1 मीटर है, इसको 100 सेंटीमीटर कर लीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर क्योंकि हम लोग को जाना है सीजीएस में, यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, यहाँ पर आएगा 100 का पावर 2 है तो 100 इंटू 100, 100 का पावर 2 है तो 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100, टोटल कितना जीरो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर मैं 7 लिख सकता हूँ, 10 का पावर 7 लिख सकता हूँ। तो N2 का वैल्यू मुझे मिल गया कितना 10 का पावर 7। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं
1 जूल इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग। ये आपका N2 मिल गया। क्लियर है? सबसे पहले इसका डायमेंशन निकालना, फिर यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में जाना था, तो इधर ऐसा ही सिस्टम लिख दिया, इधर सीजीएस सिस्टम लिख दिया। बहुत ही आसान है। N2 इक्वल टू N1 U1 बाय U2। सब A और B का जो पावर रहेगा, M का पावर A होगा, L का पावर B होगा, T का पावर C होगा। A B C का वैल्यू मिल गया, फिर ऐसे पुट कर देंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएगा आपका N2। ठीक है, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको मिटा दे रहा हूं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मिटा दूं? चलिए मिटा दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या कि कैसे न्यू रिलेशंस को हम लोग डिराइव करेंगे जब कोई भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जेई और नीट में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसको करेंगे हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, लिख देता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी and it equals about 4.2 joule। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल पता है, where 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, suppose B employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kg, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma second, so that a calorie has a magnitude 4.2 alpha power minus 1 बीटा 2, बीटा माइनस 2 है। ठीक है, बीटा का पावर माइनस 2 है और गामा का पावर 2 है। इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? बोला अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट व एनर्जी, तो हम लोग को पता है। और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, और 1 जूल इक्वल टू आपका क्या दिया? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और हम लोग एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिए हैं जिसमें मास को हम लोग अल्फा केजी से डिनोट कर रहे हैं, यूनिट ऑफ लेंथ को बीटा मीटर से कर रहे हैं, और टाइम को गामा सेकंड से कर रहे हैं। तो कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा का पावर माइनस 2 और गामा का 2 इन टर्म्स ऑफ न्यू सिस्टम। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ही करेंगे। हम लोग को पता है कि 4.2 जूल इक्वल टू नया सिस्टम में ये नया यूनिट होगा, वो आपका U2 होगा। U2 दे दिया है, आपका क्या होगा? हम लोग को N2 निकालना है। N1 पता है, U1 भी पता है। ठीक, U1 क्या है पता है? पहले U1 है कितना? ML2 T माइनस 2, क्योंकि U1 है कितना आपका? ए किसका डायमेंशन है? एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है?
एनर्जी का डायमेंशन होता है आपका ml2t-2। तो ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू आ गया 2, सी का वैल्यू कितना आ गया -2। अच्छा, m1 पता है, वहां पर दिया 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखूंगा एसआई सिस्टम, यहाँ पर न्यू सिस्टम जिसमें m2 पता है, m1 यहाँ पर होगा 1 kg, l1 होगा 1 मीटर, t1 होगा 1 सेकेंड और n1 हो जाएगा यहाँ पर आपका n1 कितना होगा 4.2 होगा। ठीक है। अच्छा, m2 कितना हो जाएगा बोल दिया है अल्फा kg, नया सिस्टम में m2 को अल्फा kg से डिनोट करना है और l2 को बोल दिया है बीटा मीटर एंड आपका t2 बोल दिया है आपका गामा सेकेंड और n2 का वैल्यू नहीं पता, n2 ही तो फाइंड करना है। हम लोग इजी इस रिलेशन को यूज करके n2 को फाइंड कर लेंगे, u2 तो पता है, u2 तो यही वाला है आपका। ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा n2 u2 इक्वल टू n1 u1, तो n2 आपका हो जाएगा n1 u1 बाय u2। अच्छा, a b और c का वैल्यू पता है, n1 का वैल्यू है कितना 4.2, उसको रहने दीजिए। अच्छा, u1 को क्या लिख सकते हैं m1 का पावर a, l1 का पावर b, t1 का पावर c और u2 को क्या लिख सकते हैं m2 का पावर a, l2 का पावर b एंड t2 का पावर c। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि m1 l1 t1 पावर में लिख सकते हैं 4.2। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं m1 बाय m2 का पावर a, l1 बाय l2 का पावर b, t1 बाय t2 का पावर c। अच्छा, m1 है कितना 4.2 रहेगा, m1 है कितना आपका 1 kg और कितना अल्फा kg। ठीक है, a का वैल्यू कितना 1, l2 है कितना आपका 1 मीटर, ये कितना बीटा मीटर, यहाँ पर पावर कितना है 2, t1 है कितना 1 सेकेंड, यहाँ पर गामा सेकेंड, यहाँ पर पावर -2 है। ठीक। अच्छा, kg कैंसिल हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो 4.2 इंटू 1 बाय अल्फा का पावर 1 है इंटू 1 बाय बीटा का पावर 2 है, बीटा का पावर 2 है और 1 बाय गामा का पावर -2 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.2 अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -2 एंड गामा का पावर 2 आपका आ गया। ठीक है, 1 बाय a का पावर n रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं a का पावर -n लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 बाय a का पावर -n रहता है तो इसको a का पावर जस्ट n लिख सकते हैं, a वाला यहाँ पर। ठीक है, तो वही मैंने किया है, 1 बाय अल्फा का पावर 1 था तो अल्फा पावर -1, 1 बाय बीटा का पावर 2 है तो बीटा का पावर -2 एंड 1 बाय गामा का पावर -2 है तो गामा का पावर 2। हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लिखिए, न्यू रिलेशंस हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको, समझ में आ गया, चलिए मिटा दे रहा हूं इसको। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत प्यार से समझेंगे इसको, है क्या है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन को आ जाते हैं। अच्छा, पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके थे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन है एज अ रिसर्च टूल, एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशंस। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से नया रिलेशंस फाइंड करते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूं, मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैं PQ से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं PQ से डिनोट कर, फिर हम लोग एग्जांपल से बहुत प्यार से समझेंगे ये है क्या, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोग को एकदम। उसके बाद सारे क्वेश्चंस आई होप बन जाएंगे, सारे क्वेश्चंस इतना करने के बाद।
ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को मैं पी डॉट क्यू से डिनोट करूँ, कोई एक पर्टिकुलर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए दिस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ए बी एंड सी। ए बी एंड सी क्या है? अदर क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज। एंड ए जो डिपेंडेंसी है, माने ये जो डिपेंड कर रहा है पी फिजिकल क्वांटिटी, ये जो डिपेंड कर रहा है ए बी सी पे, एक ऐसा प्रोडक्ट टाइप है। कैसा है? प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप। मैं एग्जांपल्स दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए, मैं तो समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ए बी एंड सी पे डिपेंड कर रहा है, ये अदर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में और ये जो अदर क्वांटिटीज के बीच में हम लोग एक रिलेशन सेट कर पाते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मदद से हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ए फिजिकल क्वांटिटी और ये जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब इसके बीच में हम लोग एक रिलेशन सेट कर पाते हैं। और एक डिपेंडेंसी कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। एक डिपेंडेंसी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ए बी एंड सी अदर क्वांटिटीज पे जो डिपेंड करेगा वो कैसा टाइप का होना चाहिए? प्रोडक्ट टाइप का, तभी हम लोग रिलेशन सेट कर पाएंगे। इसका मतलब मैं समझाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी ए पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है पता नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ए का पावर एक्स मानेंगे। ठीक है, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन बी का पावर वाई मानेंगे, एंड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सी का पावर जेड मानेंगे। ठीक है, मतलब हमको पता है ये फिजिकल क्वांटिटीज ए बी एंड सी पे डिपेंड करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है, हमको पता नहीं। कि 1/2 है कि 1/3 है, हमको पता नहीं। जस्ट मैंने मान लिया कि फिजिकल क्वांटिटी ए का पावर एक्स पे डिपेंड करता है, फिजिकल क्वांटिटी बी का पावर वाई पे डिपेंड करता है, फिजिकल क्वांटिटी सी का पावर जेड पे डिपेंड करता है। अब तीनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई एंड सी का पावर जेड। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट के, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई एंड सी का पावर जेड। इतना करने के बाद इसका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का इसका डायमेंशन इधर लिखेंगे। ये जो एक क्वांटिटी है ये भी फिजिकल क्वांटिटी, इसका भी डायमेंशन लिख देंगे, बी का भी डायमेंशन लिखेंगे और सी का भी डायमेंशन लिखेंगे। इसका मदद से हम लोग एक्स, वाई एंड जेड का वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रिलेशन सेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको पता है के का वैल्यू आप लोग को दिया रहेगा और नहीं दिया तो सिर्फ के वैसे ही छोड़ देंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके जरिए समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स on number A, mass of the bob, number B, effective length bracket में L, number C, acceleration due to gravity, जी। अच्छा, एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम। आगे जाके हम लोग इसका टाइम पीरियड भी निकालना सीखेंगे। ए बॉब है, इसका मास एम है, लेंथ एल है। तो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, ए वाला एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा जितना टाइम लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है एक सिंपल पेंडुलम का, वो किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो बोला है कि डिराइव अ रिलेशन between T and M, L and G। T और M, L और G के बीच में क्या रिलेशन? तो टाइम पीरियड तो डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। कैसे डिपेंड कर रहा है वो हम लोग को नहीं पता, तो मैंने ऐसे बोला था। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ABC पे डिपेंड करेगा तो ऐसे कर लेंगे। तो मान लेते हैं टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है मास का पावर x पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है लेंथ का पावर y पे डिपेंड कर रहा है,
और टाइम पीरियड जो है वो g का पावर z पे डिपेंड कर रहा है, इतना पता है। तीनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं t m का पावर x, l का पावर y एंड g का पावर z। ये दोनों को ढक देंगे, ठीक है, m और x को m का पावर x, l का पावर y को ढक देंगे, t डायरेक्टली पोजिशन g का पावर z, l y को ढक देंगे, ये दोनों को m का पावर x। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी घटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है t इक्वल टू k m का पावर x, l का पावर y एंड g का पावर z। अब आप सबका डायमेंशन लिखेंगे, इधर का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t का पावर 1, ठीक है, ऐसे लिखें। अच्छा, जब डिराइव करेंगे तो k को हमने, k तो डायमेंशनलेस है, ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m, तो m का पावर क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन l ही रहेगा, तो l का पावर y एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो l बाय t, तो l t माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर लिखा l t माइनस 1 बाय t टाइम, तो l t माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ l t माइनस 2 का पावर z, इधर मैं मिटा देता हूँ, एक्सेलरेशन का l t माइनस 2 होता है, ठीक है, तो z हो जाएगा, तो इधर लिखूंगा m0 l0 t का पावर 1। अच्छा, यहाँ पर m का पावर x होगा, यहाँ पर l का पावर y है, यहाँ पर l का पावर z हो जाएगा एंड t का पावर माइनस 2z हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पता इतना तो पता होगा a का पावर m है इंटू a का पावर n है, बेस सेम है और दोनों इंटू में, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए l का पावर y, l का पावर z है, बेस सेम है, इंटू में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, m का पावर x, l का पावर y प्लस z और t का पावर माइनस 2z। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, इधर क्या है, m बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 0, ठीक है। अच्छा, y प्लस z इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 और माइनस 2z इक्वल टू कितना आ गया 1, तो z इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1/2, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस z, z का वैल्यू कितना माइनस 1/2, माइनस ऑफ माइनस हाफ, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, y का वैल्यू आ गया 1/2, y का वैल्यू कितना आ गया 1/2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, y प्लस जेड इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस जेड, जेड का वैल्यू माइनस हाफ है, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस हाफ, तो y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू कितना आ गया हाफ। मैं इस तरह मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इस तरह मिटा दे रहा हूँ, तो कितना आ गया मेरा, x का वैल्यू आ गया आपका 0 एंड y का वैल्यू आ गया आपका हाफ एंड z का वैल्यू कितना आ गया माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा, तो t इक्वल टू कितना आ गया k m का पावर 0, l का पावर 1/2 एंड g का पावर माइनस 1/2, g का पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो a वाला m का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो गया k l का पावर 1/2। अच्छा, कोई भी चीज है a का पावर माइनस n है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a का पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो a यहाँ पर g का पावर माइनस हाफ है तो g का पावर 1/2 नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, a का पावर n है एंड बेस, एंड मान लीजिए b का पावर n है, तो बेस पावर सेम है तो a बाय b का पावर क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। अच्छा, तो क्या होगा t इक्वल टू k l बाय g का पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी पावर हाफ रहता है, मान लीजिए a का पावर हाफ है तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट a, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं t इक्वल टू k रूट l बाय g लिख सकते हैं, ठीक है। एंड k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितना आता है 2 पाई, तो t इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई रूट अंडर l बाय g। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिपेंडेंसी लिखा, t मास पे डिपेंड करता है, m का पावर x, l का पावर y एंड g का पावर z, फिर t इक्वल टू k l का पावर x, l का पावर y, g का पावर z, फिर मैंने सबका डायमेंशन लिखा और एक्सपोनेंट यूज करके मैंने x y z का वैल्यू फाइंड किया। बहुत ही आसान है, ठीक है, जस्ट पावर को सेम करना, बेस सेम है तो पावर को सेम कर देंगे, सेम करेंगे x y z का वैल्यू मिलेगा और फिर आसानी से हम लोग कर लेंगे। और मैं 4-5 एग्जांपल्स देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और मिटा दो इसको, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए मिटा देता हूँ इसको, लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिख लीजिए, मिटा दे रहा हूँ इसको, चलिए मैं मिटा रहा हूँ,
क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को, जेई का भी क्वेश्चन आज कराएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग लिमिटेशंस भी करेंगे कि मैंने डायमेंशन कौन सा कहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो गया था, ठीक है, उसका भी करेंगे। हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है, पूछ लेता है, स्कूल का एग्जाम में पूछ लेगा कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, क्वेश्चन है फॉर अ पार्टिकल to move in a circular orbit uniformly centripetal force is required, which in fact depends on mass, velocity and radius of the circle. बोला है एक्सप्रेस सेंट्रीपिटल फोर्स in terms of these quantities। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाऊंगा। क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर मस्ट एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर फोर्स, जो अलोंग द रेडियस ऐसे, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, एक पार्टिकल है v वेलोसिटी से, मास m है, इसका रेडियस मान लीजिए r है, ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर फोर्स अलोंग द रेडियस, भाई इसको रेडियल फोर्स व नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल क्यों, क्योंकि टेंजेंट का हमेशा नॉर्मल रहता है, तो ये वाला फोर्स डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द पार्टिकल पे, वेलोसिटी एंड रेडियस पे, तो फोर्स को इस क्वांटिटीज के टर्म्स में हम लोग को दिखाना है, इस क्वांटिटीज के टर्म्स में हम लोग को दिखाना है। अब ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ उसको। चलिए मैं बनाता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मास का पावर x, फोर्स है डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी का पावर y, एंड फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस का पावर z। अब तीनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ F m का पावर x, v का पावर y एंड r का पावर z, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ, एक डायमेंशनल कांस्टेंट लाता हूँ, k m का पावर x, v का पावर y एंड r का पावर z। अब सबका डायमेंशंस लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, इसका डायमेंशन हमेशा याद रखिएगा, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 लिख दिया मैंने, m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। k का मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायमेंशनल इज कांस्टेंट, मास का m होगा, m का पावर क्या होगा x, अच्छा ठीक है भाई। वेलोसिटी का lt माइनस 1 होता है, वेलोसिटी होता क्या, मैंने बहुत बार बताया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो l बाय t आपका lt माइनस 1, ठीक। यहाँ पर लिख रहा हूँ lt माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा y, r का रेडियस है तो लेंथ होगा, l का पावर कितना हो जाएगा j, ठीक। अच्छा तो m1 l1 t का पावर माइनस 2, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, m का पावर क्या होगा x,
अब देखिए एल का पावर वाई है, एल का पावर जेड है, दोनों प्रोडक्ट में है, बेस से मैं पावर ऐड कर दूंगा, एल का पावर वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है, एंड टी का पावर क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 एम 1 एक्स, तो एक्स वैल्यू 1, अच्छे, वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है, अच्छे। अब माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई प्लस जेड, हाँ माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका टी है, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू कितना आ गया 2, यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया 1, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 आ गया, वाई का वैल्यू 2 आ गया, जेड का वैल्यू माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, एक्स का वैल्यू कितना है आपका 1, वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 एंड जेड का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा एफ इक्वल टू के, एक्स का वैल्यू क्या है 1, जी का वैल्यू कितना है माने वाई का वैल्यू कितना है 2 एंड आर का वैल्यू कितना है माइनस 1, ठीक, माने जेड का वैल्यू माइनस 1, तो के, अच्छा एफ इक्वल टू कितना आ गया के m1 v2, अच्छा ए का पावर माइनस एन रहता है तो क्या लिखेंगे 1 बाय ए का पावर एन, तो आर का पावर माइनस 1 है तो नीचे में क्या आ जाएगा आर, तो फोर्स कितना हो जाएगा के एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू कितना था 1, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू जो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए अच्छा से ध्यान से, ठीक है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर एक और क्वेश्चन लेंगे, 2-3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर जेई का क्वेश्चन लेंगे, फिर इसका लिमिटेशन पढ़ा के लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा दूं, चलिए मिटा दे रहे, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चंस करने से ही कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लिए क्वेश्चंस लगाए ही नहीं रहे तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जितना क्वेश्चंस लगाइएगा आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा, डिफरेंट वैरायटीज का क्वेश्चंस करते जाइए, ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट आपका एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, एकदम चमक जाएगा। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, बोला है कि, चलिए मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, ठीक है, चलिए कंटेनर, एक सॉलिड स्फीयर है, एक बॉल है, ठीक है, बॉल, मान लीजिए, अच्छा ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये नीचे की तरफ जा रहा है v स्पीड से, स्लोली जा रहा है v स्पीड से, इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ना ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, ठीक है, इस बॉल का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द बॉल, रेडियस ऑफ द बॉल कितना है r है, ठीक है, आइए जब नीचे v स्पीड से जा रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसको हम लोग लिक्विड का फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, विस्कस फोर्स, तो ये विस्कस फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ईटा पे एंड रेडियस ऑफ द बॉल पे, तो उसका एक्सप्रेशन बोला कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ f in terms of r v and ईटा, इस टर्म्स में f का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बॉल है जिसका रेडियस r है, वो पानी के अंदर जा रहा है v स्पीड से, तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो डिपेंड कर रहा है आपका रेडियस ऑफ द बॉल पे, स्पीड ऑफ द बॉल पे एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड व फ्लूइड, ऑफ द फ्लूइड, तो f का एक्सप्रेशन फाइंड करना है r v एंड n का टर्म्स में, ईटा का टर्म्स, ठीक है, तो वही है, f इस पे डिपेंड कर रहा है तीन क्वांटिटीज पे, सेम चीज करेंगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर x, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का पावर y एंड f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा का पावर z, ठीक है, तो तीनों को कंबाइन करके मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ,
उस तरफ बनाएंगे। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर एक्स, वी का पावर वाई एंड ईटा का पावर जेड। कांस्टेंट लाऊंगा एफ इक्वल टू के आर का पावर एक्स, वी का पावर वाई एंड ईटा का पावर जेड। आप सबका डायमेंशंस लिखना, आप सबका डायमेंशन, मैं इधर डायमेंशन लिखूंगा, ठीक। सबसे पहले रेडियस का तो पता है, लेंथ है, वेलोसिटी पता है एल टी माइनस वन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फाइंड करते हैं। अच्छा, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ईटा ए डेल वी बाय डेल जेड, एक फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर ए एरिया है, डेल वी बाय डेल जेड। अच्छा, ए फोर्स है, ए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए एरिया है, ये आपका वेलोसिटी है, ए डिस्टेंस। मैं फर्स्ट लेक्चर में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताया था, ठीक है। सेकंड लेक्चर में भी आई होप शायद बताया होगा, ठीक है। तो ईटा का डायमेंशन चाहिए, तो ईटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसको एक्स भी लिख सकते हैं, जेड है, बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ईटा फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये डिस्टेंस है एल होगा, ए एरिया है तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ का भी एल ब्रेथ का भी एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और ए वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है। नीचे में ऊपर में दो एल है और नीचे में तीन एल है, तो दो एल कैंसिल हो गया, एक एल बचेगा, एक माइनस वन एम और वन बचेगा, तो बचा क्या, ईटा पर में एम टी माइनस वन और नीचे में एक एल है, तो इस ईटा का डायमेंशन क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन हो गया ईटा का डायमेंशन। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर सॉल्व भी करना होगा इसको, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स का डायमेंशन मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पर जगह है, फोर्स का डायमेंशन कितना का, एम एम वन एल वन टी माइनस टू। अच्छा, के को रहने देते, रेडियस लेंथ एल का पावर क्या हो जाएगा, एक्स, वेलोसिटी, अच्छा इसको छोटा करता हूँ, एल टी माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा, वाई, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी निकाला हूँ, एम एल माइनस वन टी माइनस वन का पावर कितना हो गया, जेड हो गया। मैं इसको इधर लिखूंगा, ठीक है, इधर लिखूंगा यहाँ पर एम वन एल वन टी माइनस टू। अच्छा, एल का पावर एक्स है, एल का पावर क्या है, एक्स है, ठीक है। एल टी माइनस वन का पावर वाई है, तो एल का पावर क्या हो जाएगा, वाई एंड टी माइनस वाई, ठीक है। एक और है आपका एम एल माइनस वन टी माइनस वन का पावर जेड है, तो एम का पावर कितना हो जाएगा, जेड, एल का पावर क्या हो जाएगा, माइनस जेड एंड टी का पावर माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है, माइनस जेड है, माइनस जेड है, ठीक। इस तरह मैं मिटा दूं, इस तरह मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो कोई काम नहीं है, अब इस तरह मिटा दे रहा हूँ फालतू में, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। अब मैं यूज कर रहा हूँ एम वन एल वन टी माइनस टू है। अच्छा, एल का पावर एक्स है, एल का पावर वाई है, एल का पावर माइनस जेड, तीनों को ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, फिर टी का पावर माइनस वाई है, टी का पावर माइनस जेड, टी का पावर कितना आ जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड, एंड एम का पावर सिर्फ जेड है, तो एम का पावर वन है, इधर एम का पावर जेड है, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका, वन आ गया, ठीक है। एंड एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू पावर कितना, वन है, तो वन आ गया, ठीक है। एंड माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस टू आ गया। अच्छा, जेड का वैल्यू वन है तो पुट कर देते हैं, माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टू, माइनस वन है तो इधर आके प्लस वन, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका, वन। फिर अभी किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना है, वन है, तो एक्स का वैल्यू पता नहीं, वाई का वैल्यू कितना है, वन, जेड का वैल्यू कितना है, माइनस वन इक्वल टू वन, माइनस वन प्लस वन कट गया, एक्स का वैल्यू कितना है, वन, ठीक है। तो इस तरह मैं लिख रहा हूँ, एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, वन, वाई का वैल्यू कितना आ गया, वन, और जेड का वैल्यू भी कितना आ गया, वन, तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू वन आ गया। मेरा था क्या, एफ इक्वल टू के आर का पावर एक्स, जी का पावर वाई एंड ईटा का पावर जेड, तो फोर्स क्या हो जाएगा, के आर का पावर वन, जी का पावर वन, ईटा का पावर वन, ठीक। अब कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू आता है 6 पाई, एफ इक्वल टू कितना हो गया, 6 पाई ईटा आर जी, ये आपका विस्कस फोर्स आता है, जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको करेंगे। क्लियर है, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान चीज है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका मिटाओ इसको, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए मिटा रहे हैं इसको। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन है इसका। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, तो पानी पी लेना। एक और क्वेश्चन है, क्या है? बोला है experiments reveal that the velocity v of water waves may depend on their wavelength lambda, density of water rho, density of water rho, and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity g। तो बोला establish the relation between v, establish a relation between v lambda v and lambda rho g। ट्राई कीजिए। स्पेलोसिटी ऑफ वाटर वेव जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वही सेम चीज करेंगे। तो वेलोसिटी जो है पता नहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा का पावर कितना पे डिपेंड कर, लैम्डा का पावर x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी जो है डिपेंड कर रहा है डेंसिटी का पावर y पे, एंड वेलोसिटी जो डिपेंड कर रहा है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर z पे। तीनों को कंबाइन करके लिखूंगा v इक्वल टू लैम्डा का पावर x, रो का पावर y एंड g का पावर z। ये तीनों को ऐसे करके लिख सकता हूँ k लैम्डा का पावर x, डेंसिटी का पावर y एंड g का पावर z। अब पता है लैम्डा क्या होता है? लेंथ ही होता है। ठीक है, तो लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा? l होगा। वेलोसिटी का क्या होगा? एल टी माइनस वन। तो इधर लिख रहा हूँ एम 0 एल टी माइनस वन, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे के को हटा दे रहा हूँ। लैम्डा लेंथ होता है तो एल का पावर क्या हो जाएगा? x। अच्छा, डेंसिटी का मैं बता देता हूँ, इस तरफ चलिए आइए, थोड़ी जगह इस तरफ बता देते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास का क्या हो जाएगा? m, और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो एल क्यूब हो गया, तो एम एल माइनस 3 हो गया। ठीक, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन बाय टी, तो एल टी माइनस 2। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर लिखूंगा डेंसिटी का एम एम एल माइनस 3 का पावर कितना आ जाएगा आपका? y, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2 का पावर कितना आ जाएगा? g। अब मैं एक साथ करूंगा, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर माइनस 1। इधर क्या होगा? l का पावर x है, l का पावर माइनस 3 बाई होगा, और l का पावर यहाँ पर z होगा, l का पावर z होगा। तो तीनों को ऐड कर देना, l का पावर x माइनस 3 बाई प्लस z हो गया। ठीक है, ओके, एंड m का पावर सिर्फ y होगा, m का पावर सिर्फ y होगा, एंड t का पावर माइनस 2 z होगा, क्योंकि इधर t का एक ही है। तो t का पावर माइनस 2 z। अब कंपेयर कर देते हैं, माइनस 2 z इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 1, माइनस वन कैंसिल, z इक्वल कितना आ गया? 1 बाय 2। अच्छा, फिर x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू कितना आता है आपका? 1 है, लिख दिए। और फिर y इक्वल टू कितना आ गया आपका? 0। तब लिख देता हूँ x माइनस 3 इंटू 0 प्लस z का वैल्यू हाफ है इक्वल टू 1। तो x प्लस हाफ इक्वल टू कितना है? 1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस हाफ, दैट इज x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 बाय 2। तो x का वैल्यू हाफ आ गया, z का वैल्यू हाफ आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 z एंड एम एल माइनस 3 और x माइनस 2 z। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया? 0। क्लियर है?
क्लियर है इतने दूर तक? इस तरह मिटा दो, सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ क्या आ गया आपका, यहाँ पर क्या आ गया, v इक्वल टू के लैम्डा का पावर x का वैल्यू कितना आया आपका हाफ, और फिर कितना आया डेंसिटी का पावर कितना है y का वैल्यू 0 एंड g का वैल्यू कितना आ गया आपका हाफ, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे k, ये 0 है तो लैम्डा का पावर हाफ एंड g का पावर हाफ, ठीक है। तो रूट a इंटू रूट बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी, एंड a का पावर हाफ है मतलब इसको क्या लिख सकते हैं रूट a लिख सकते हैं, g का पावर हाफ है तो रूट, तो v इक्वल टू कितना हो गया k रूट लैम्डा g, ये आपका रिलेशन आ गया v इक्वल टू k रूट लैम्डा g। एक और क्वेश्चन लेंगे, उसका ऑप्शन भी मैं दूंगा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई कीजिएगा फिर मैं बनाऊंगा, क्लियर है। इसको मिटा दूं, लिख लीजिए फटाफट लिखिए, इसको मिटा दे रहा हूं, चलिए। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसका ऑप्शन भी दूंगा मैं। क्या है बोला है, क्वेश्चन है आपका अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डेंसिटी रो radius r and surface tension sigma oscillates with time period t, which of the following expression is expressions for t power 2 is correct? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है आपका रो आर का पावर 3 सिग्मा, नीचे में सिग्मा है जो सरफेस टेंशन है। ऑप्शन बी है रो सिग्मा बाय आर, ऑप्शन सी है आर क्यू सिग्मा बाय रो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलो ट्राई कीजिए एक बार, ट्राई कीजिए फटाक से, ट्राई कीजिए फिर मैं बनाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर के लिए पूछा है, टी के लिए नहीं पूछा है, टी स्क्वायर के लिए कौन सा रिलेशन है, टी टाइम है, डेंसिटी रेडियस एंड सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर टी नहीं पूछा, टी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का पावर x, ठीक है। फिर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन सिग्मा का पावर y एंड टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर j, ठीक है, रेडियस का पावर j। तीनों को कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का पावर x सिग्मा का पावर y एंड रेडियस का पावर z। तो टी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा k डेंसिटी का पावर x सिग्मा का पावर y एंड रेडियस का पावर z, ठीक है। सरफेस टेंशन का मैं डायमेंशन बताता हूँ। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है। तो सरफेस फोर्स का डायमेंशन ml t माइनस 2, लेंथ कितना होता है l, कैंसिल हो गया, सरफेस टेंशन का m t माइनस 2, और डेंसिटी कितना अभी बताया था मास बाय वॉल्यूम, तो m बाय l क्यूब क्या हो जाएगा m l माइनस 3, ठीक है। रेडियस तो लेंथ है, तो यहाँ पर लिख दूंगा m0 है तो टाइम है तो t स्क्वायर ही होगा, l0 t स्क्वायर, ठीक है।
इधर डेंसिटी कितना होता है एल एम माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री का पावर कितना हो गया एक्स, ठीक है। अच्छा सरफेस टेंशन का एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू का पावर कितना हो गया वाई, रेडियस कितना एल का पावर जेड, रेडियस लेंथ होता है। अब मैं इसको कर रहा हूँ एम जीरो एल जीरो टी का पावर टू, तो एम का पावर एक्स होगा, एम का पावर वाई होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, एम का पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। एल का पावर माइनस थ्री एक्स है, यहाँ पर एल का पावर जेड है, तो एल का पावर कितना आ जाएगा जेड माइनस थ्री एक्स, ठीक है। और टी का पावर माइनस कितना आ जाएगा सिर्फ टू वाई। अब कंपेयर करते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका जीरो, ठीक है। जेड माइनस थ्री एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका जीरो, एंड माइनस टू वाई इक्वल टू कितना आ गया टू, तो टू टू कैंसिल, वाई इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस वन, वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस वन, ठीक है। इस तरह मैं मिटा रहा हूँ, वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस वन, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है जीरो, और वाई का वैल्यू कितना है माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया वन। अब किसका वैल्यू चाहिए जेड का वैल्यू चाहिए, तो जेड माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, तो जेड माइनस एक्स का वैल्यू कितना वन इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका थ्री। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स का वैल्यू कितना आया है आपका वन, वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस वन, एंड जेड का वैल्यू कितना है आपका थ्री। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इक्वल टू के रो का पावर एक्स का वैल्यू कितना वन, ठीक है, सिग्मा वाई का वैल्यू माइनस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रेडियस आर का पावर कितना आ गया थ्री, तो टी स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखूंगा के रो का पावर वन आर का पावर थ्री, और सिग्मा माइनस वन है तो सिग्मा नीचे आएगा, तो कौन सा के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली शायद मान लिया है लोग, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया रो आर क्यूब सिग्मा, रो आर क्यूब सिग्मा, रो आर क्यूब सिग्मा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोग अपने मैच कर लीजिएगा ये आंसर आया कि नहीं, अगर आया तो बहुत अच्छा। आगे बढ़े, और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन लेता हूँ, तो तीन क्वेश्चन है और एक जेई का क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, कौन क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ, और दो तीन क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इसको मिटा दें, क्वेश्चन और दे रहा हूँ। क्वेश्चन है इफ मोमेंटम P area A and time T are taken to be the fundamental mental quantities then the dimensional formula for energy is, ये जेई 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है P का पावर टू ए टी माइनस टू, ठीक है। ऑप्शन बी है P ए का पावर माइनस वन टी का पावर माइनस टू। ऑप्शन सी है
पी ए का पावर हाफ टी का पावर -1, ठीक है। ऑप्शन डी है पी का पावर हाफ ए का पावर 1 टी का पावर 1 ए है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ। एक बार ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई हो गया, चलिए मैं बना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे मोमेंटम, एरिया और टाइम, वो लोग को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया और किसका पूछा है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी पूछा है। तो एनर्जी इस क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पी ए एंड टी जैसे करते थे इससे पहले जितना क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर जस्ट लिखेंगे एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम का पावर x, एनर्जी जो है डिपेंड कर रहा है फिर एरिया का पावर y, एंड एनर्जी जो है फिर डिपेंड कर रहा है आपका t का पावर z। तीनों को कंबाइन करके लिखूंगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर x, a का पावर y एंड t का पावर z। अच्छा, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2। वर्क का जो डायमेंशन होता है एनर्जी का वही होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का mlt-2 और डिस्टेंस का l, तो ml2t-2। एक बार देख लेते हैं ml2t-2, ठीक है। तो इधर लिख दे रहा हूं m, अच्छा इसको कांस्टेंट को E इक्वल टू कांस्टेंट के p का पावर x, a का पावर y एंड t का पावर z हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एनर्जी का डायमेंशन m1l2t-2, ठीक है। अच्छा, k का तो होता नहीं है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का m वेलोसिटी का lt-1, तो mlt-1 मोमेंटम, तो mlt-1 का पावर कितना हो जाएगा x। एरिया क्या होता है, l² होगा, का पावर y, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो l²। टाइम का t ही रहेगा, t का पावर z, ठीक है। अब देखिए m का पावर 1 है, l का पावर 2 है, t का पावर -2। अच्छा, मास, अच्छा इधर क्या हुआ, m सिर्फ m ही है, तो m का पावर कितना हो जाएगा x, l कितना है, l का पावर x और यहाँ पर 2y, तो l का पावर कितना हो जाएगा x प्लस 2y, और t का पावर -x होगा और प्लस z हो जाएगा, -x प्लस z ऐड कर दी। अच्छा, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 1। अच्छा, x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया आपका, x प्लस 2y, सॉरी x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया 2, एंड -x प्लस z, -x प्लस z कितना आ गया आपका -2 के बराबर। x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस z इक्वल टू -2 है, तो x इक्वल टू -2 प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका -1, ठीक है। x इक्वल टू -1 आ गया है, और x इक्वल टू -1 तो था, सॉरी यहाँ पर z इक्वल टू -1 होगा, वेरी सॉरी, z इक्वल टू -2, z इक्वल टू आपका -1 आ गया, z इक्वल टू -1। इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ, x इक्वल टू 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E इक्वल टू क्या था मेरा, k, p का पावर x था ना, a का पावर y था एंड t का पावर z है। तो देखिए सबसे पहले देखिए x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 ऑप्शन बी और सी में होगा, क्योंकि यहाँ पर p का पावर हाफ है, p का पावर 2 है, तो ऑप्शन ए एंड डी को हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a का पावर -1 है, a का पावर हाफ है, तो y का चेक कर लेते हैं, y का वैल्यू चेक कर लेंगे तो z का वैल्यू फाइंड नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो z का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पर -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो सी हम लोग टिक करके चल दे बनेगा, आसानी से हो गया, फिर फाइंड नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा आपका। लेकिन यहाँ पर फाइंड करते हैं हम लोग, सीख रहे हैं तो, ठीक है। तो z का वैल्यू -1 आया है, हमको पता है फिर x y का वैल्यू चाहिए, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 1, x वैल्यू कितना 1 प्लस 2y इक्वल टू कितना है 2 है, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं k p का पावर 1, a का पावर हाफ एंड z का वैल्यू सॉरी t का पावर -1, k का वैल्यू यहाँ पर 1 लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कीजिएगा आप लोग। एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए।
चलिए एक और ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, मिटा दो इसको, चलिए मिटा दे रहा हूँ, एक और ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप तो ट्राई कीजिएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, बोला है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, इफ force F, velocity v and time t are considered as fundamental physical quantity, then dimensional formula, then dimensional formula of density will be, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका एफ पी का पावर -2 टी का पावर 2, ऑप्शन बी है आपका एफ बी का पावर 4 टी का पावर -6, ऑप्शन सी है आपका एफ का पावर 2 बी का पावर -2 टी का पावर 6, ऑप्शन डी है आपका एफ बी का पावर -4 एंड टी का पावर -2, ठीक है, टी का पावर -2। ट्राई कीजिए एक बार, डेंसिटी जो है फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम पर डिपेंड करेगा, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ, चलिए मैं बनाता हूँ। डेंसिटी जो है डी है, मान लेते हैं डेंसिटी, वो डिपेंड कर रहा है फोर्स का पावर एक्स पे, फिर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी का पावर वाई एंड डिपेंड कर रहा है आपका टाइम का पावर जेड के। डेंसिटी का एम एल -3 आता है तो पता है, मैंने बहुत बार बताया, तो डेंसिटी लिखूंगा, डेंसिटी एफ का पावर एक्स बी का पावर वाई एंड टी का पावर जेड, ठीक। डेंसिटी आपका आ जाएगा के एफ का पावर एक्स बी का पावर वाई एंड टी का पावर जेड। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का डायमेंशन आपका m1 l -3 t0, बहुत बार बताया है। अच्छा, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास का m और वॉल्यूम का l3, तो m l -3, ठीक। अच्छा, फोर्स का mlt -2, फोर्स तो हम लोग का दोस्त बन चुका है, साथ में हमेशा रहता है, इसको याद ही कर ले। वेलोसिटी का lt -1 का पावर कितना हो जाएगा y एंड टाइम का jd होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कहता m1 l -3 t0, अच्छा m यहाँ पर x हो जाएगा, सिर्फ x ही, m x हो गया, ठीक है। l का पावर x, l का पावर y, तो l का पावर x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। फिर t का पावर यहाँ पर -2x होगा, t का पावर -y है, यहाँ पर z है, तो t का पावर -2x -y प्लस z। अब कंपेयर करते हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया -3 एंड -2x -y प्लस z इक्वल टू कितना आ जाएगा ऊपर 0, ठीक है। मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, x का वैल्यू 1 आ गया, मतलब फोर्स जो है, फोर्स पे कैसे डिपेंडेंट है 1, मतलब ऑप्शन आपका ए बी और डी में से कोई हो सकता है, सी तो नहीं होगा, काट दी, ठीक है, ऐसे निगलेक्ट करेंगे। अब देखिए x का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू कितना है -3 है, तो x का वैल्यू 1 है, 1 प्लस वाई इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू कितना हो गया -3 -1, y इक्वल टू कितना हो गया -4, मतलब v के पावर -4 पे डिपेंड करेगा, तो v का पावर -4 माने तीनों में से ना a में है, ना b में है, ना c में है, ना c में, c तो ऐसे ही, तो d में है, तो ऑप्शन डी हो जाए। फिर भी हम लोग z का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, -2x -y प्लस z इक्वल टू कितना हो गया 0, x का वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो -2, y का वैल्यू कितना -4 है, तो -4 प्लस z इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। तो -2 प्लस 4 प्लस z इक्वल टू 0, तो z प्लस 2 इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू कितना आ गया आपका -2, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ d इक्वल टू f का पावर 1 v का पावर -4 एंड t का पावर -2, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। देख लीजिए एक बार, ठीक है।
इस पे क्वेश्चंस और मैं करा दूंगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस और करेंगे जो सिर्फ वीडियो क्वेश्चंस का ही वीडियो रहेगा, ठीक है। अब लिखिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मिटा दो इसको, लिखिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या लिमिटेशंस है। पहला है वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूले इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा यहाँ पर लिख दे रहा हूं ऊपर में, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। We cannot derive formula involving trigonometric functions, logarithmic functions, फिर exponential functions as these have no dimensions, क्योंकि ये सब फंक्शंस के पास कोई डायमेंशन नहीं रहता। तो ऐसा फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सब फंक्शंस का हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कोई फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। जिस फार्मूला में मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, बा लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, बा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो उस केस में हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए y = a sin ओमेगा t, इसको हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे इसको यूज करके, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका डायमेंशन 0 होता है, m0 n0 t0। अच्छा दूसरा, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस we cannot determine the dimensional constant। डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से मुझे तो रिलेशन तो मिल जाता है, लेकिन डायमेंशनल कांस्टेंट जैसे कि k लिख रहे थे, जैसे कि मान लीजिए f इक्वल टू लिखे थे k m का पावर x v का पावर y एंड t का पावर z, तो यहाँ से k का वैल्यू हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, k का वैल्यू हम लोग को नहीं मिल पा रहा था। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग k का वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका ड्रॉबैक है। अच्छा तीसरा क्या है, तीसरा लिखिएगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक, फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक as many physical quantities have the same dimensions। For example, torque, work, energy एक्सेट्रा। टॉर्क, वर्क, एनर्जी अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन सबका डायमेंशन सेम है, तो फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक, यूनिक नहीं हो सकता, ठीक है। टॉर्क का भी डायमेंशन क्या आता है, ml2 t-2 आता है, वर्क का ml2 t-2 आता है, और एनर्जी का भी ml2 t-2 आता है, तो यूनिक नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिक नहीं है। अच्छा फोर्थ, वी कैन नॉट derive relations other than product type। हम लोग जो प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन है, जैसे कि m का ओवर x b का जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट में m का ओवर x b का ओवर y t का ओवर z, हम लोग a =
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं डिराइव कर सकते इसके जरिए, क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं है, प्लस में आ गया। एंड v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है आपका डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। तो यहाँ तक इसको खत्म करते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 12th का भी फिजिक्स जल्द से जल्द स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।